तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। 400-500 सीटें जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। इस सैलाब को आगे बढ़ाना है, हमने इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। डायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। अगर अदलिया ने सेनेट इलेक्शन कबल इस वक्त कराने, ओपन बैलेट और शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने के हक में राय दे दी तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अपोजिशन इत्तेहाद में इस्तीफों के मामले पर कशमकश बढ़ रही है। नजरियाती तौर पर गैर फितरी इत्तेहाद कहलाने वाली पीडीएम में दरारें मजीद खुलकर सामने आ रही हैं। अपोजिशन तहरीक हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक तो जरूर है, लेकिन अभी तक इसका कोई मुत्तफिका आईनी लाएअमल सामने लाने में नाकाम रही है। अपोजिशन की इन 10 जमातों से मेरे एक नहीं, दो नहीं, सीधे साधे 17 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ के हक में राय दे दी तो अपोजिशन के इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से क्या हुकूमत घर जा सकती है? सवाल नंबर 2, हुकूमत पीडीएम के इस्तीफों को ड्रामेबाजी करार दे रही है। अगर अपोजिशन इस्तीफों से हुकूमत गिरा सकती है तो इसमें ताखीर क्यों की जा रही है? सवाल नंबर 3, अगर इस्तीफों से किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो पीपल्स पार्टी है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे सकते हैं? सवाल नंबर 4, अगर पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए तो क्या पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी? सवाल नंबर 5, हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि अपोजिशन इस्तीफे देगी तो हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। अगर ज़िमनी इंतखाबात हुए तो क्या अपोजिशन ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी? सवाल नंबर 6, नून लीग इलेक्शंस में धांधली का इल्जाम फौज के सरबराह पर लगा चुकी है। क्या बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए पर नून लीग के साथ खड़े हैं? सवाल नंबर 7, मौलाना फजलुर रहमान की जमात टूट फूट का शिकार हो चुकी है। क्या इस अंदरूनी बगावत की वजह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पार्टी के दस्तूर के खिलाफ जाती मफाद में किए गए फैसले हैं? सवाल नंबर 8, मौलाना फजलुर रहमान को हाफिज हुसैन अहमद ने चार्जशीट किया है। मौलाना इस असेंबली को जाली कहते हैं, तो उन्होंने इसी असेंबली से नवाज शरीफ के एक फोन पर पार्टी फैसले के खिलाफ सदारती इलेक्शन क्यों लड़ा? सवाल नंबर 9, अगर यह असेंबली धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार है तो मौलाना फजलुर रहमान के अपने बेटे वहां पर अब तक क्यों मौजूद हैं? सवाल नंबर 10, मौलाना फजलुर रहमान आजादी मार्च के दौरान चौधरी शुजात के साथ चंद लोगों से मिले थे। वो सिर्फ इतना ही बता दें कि वो लोग कौन थे जिनसे मुलाकात हुई और किसने मौलाना को गारंटी दी कि मार्च तक इमरान खान को निकाल देंगे। सवाल नंबर 11, मौलाना फजलुर रहमान माजी की हर हुकूमत का हिस्सा रहे। इस वक्त नैब का शिकंजा मौलाना के खिलाफ तंग हो रहा है। क्या मौलाना फजलुर रहमान एहतसाब से बचने के लिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल नंबर 12, नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया सिर्फ नून लीग नहीं पीडीएम पर भी भारी पड़ रहा है। क्या नून लीग में अंदरूनी कशमकश की बड़ी वजह नवाज शरीफ का बैरून मुल्क बैठकर फौज पर तंकीद करना नहीं है? सवाल नंबर 13, हुकूमत नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट करवाने के लिए कोशा है। क्या वोट की इज्जत बहाल करने के लिए वीजा मुद्दत खत्म होने से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे? सवाल नंबर 14, क्या सिविल बालादस्ती के तहरीक की क़यादत करने के बजाय मियां नवाज शरीफ बरतानिया में वीजा मुद्दत तौसीक के लिए दरख्वास्त देंगे? सवाल नंबर 15, क्या वतन वापस आने के बजाय मियां नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देंगे? सवाल नंबर 16, क्या नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को बरतानिया ने डिपोर्ट किया तो वो वतन वापसी के बजाय किसी दूसरे दोस्त अरब मुल्क तो नहीं चले जाएंगे? सवाल नंबर 17, नून लीगी बागी रुकने सूबाई असेंबली जलील शक्तपुरी ने स्पीकर पंजाब असेंबली को अपना इस्तीफा देकर चैलेंज किया है। क्या नून लीग के बाकी रुकने असेंबली जलील शक्तपुरी की तरह स्पीकर को इस्तीफा देंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मर्दान के अंदर पीडीएम ने आज एक रैली निकाली और उनके मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी अलबत्ता वहां पे मौजूद नहीं थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से भी ये पता लगा है कि वो वहां पे पहुंच नहीं सके। खैर इस पे तो मजीद बात करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करने से पहले अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहबा मेरे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलविशा खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और चूंकि JUIF की बात हो रही है तो मौलाना फजल रहमान ने आज एक जुमला बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, सुन लीजिए। फिर सवाल करता हूं मुफ्ती साहब से, सुनिएगा जरा। जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ ना कहो, इमरान जाने और तुम जाने। जो तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब इस बात का क्या मतलब था? मैं इसका क्या इसमें से मतलब निकालूं कि ये कह दिया गया है कि आप जाने और इमरान खान जाने? मतलब जरा समझाइएगा जरा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, इन लोगों ने इस दफ़ा वो जो ठप्पे मार कर लोगों को जितवाया था, ये वही बयानिया है ना। तो अब हमने कहा है कि भाई हमने इमरान से बात नहीं करनी, ये मुजारे है, मालिक से अपनी गलती माननी पड़ेगी उसको। तो अब ये मालिकान की तरफ से एक बात है कि वो कहते हैं कि हमें टारगेट नहीं करो, हुकूमत और अपोजिशन आपस में लगे रहें। लेकिन ये तो अशराफिया का तरीका होता है कि वो लोगों को आपस में लगवा देते हैं कि आप आपस में लड़ो और हम हुकूमत करें। नहीं, इस दफ़ा राइट पर्सन और राइट जॉब की बात होगी। क्या माना कि जिसने गलती की है उसको नहीं बचाया जाएगा, और ये कौम की आज़ादी का तकाजा है कि नहीं बचाया जाए। मंसूर, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस बात पर कि आप इस बात को ज़्यादा शेयर करो कि हमें आने का मौका न दिया जाए, हमारी बात पहले ही मान लिया जाए, ये लोग सीरियस हो जाएं और हम एक इस्तीफ़ा मांगेंगे। और अगर हम आ गए तो फिर एक इस्तीफ़े पर राज़ी नहीं होंगे, फिर बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। आपने 14-15 सवालात किए, मैंने पिछली बार भी आपसे गुजारिश की थी कि इंट्रो जो होता है वो आपका अपना मौक़िफ़ होता है, उसके अंदर हमें थोड़ी सी जगह दिया करो। हम भी आपके मुल्क के लोग हैं और हम भी एक बात करते हैं, एक चीखते हैं। एक सवाल अगर ये शामिल कर दिया जाए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जब इनसे कहा जाएगा पिंडी की तरफ से कि चलो, तो फिर ये सीधा चलेंगे या दाएं बाएं देखेंगे, क्या करेंगे, इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। एक सवाल ये भी होता तो कम से कम हमारा भी एक ढारस बन जाता। तो इस तरह आप लोग एक जजमेंट की जगह पे हो, आप कतन खिलाड़ी नहीं हो, एम्पायर हो। आपको अपोजिशन की इस तरीका अगर साथ नहीं दे सकते तो अगर उनके दरमियान में रहा करो। इंशाअल्लाह कौम की आज़ादी का वक्त करीब आ गया है। अब कोई ताले आज़मा जमहूरियत का गला नहीं घूंट सकेगा। अब ताकतवर लोग इल्ज़ाम से नहीं बचेंगे, इनका भी एहतसाब होगा और इंशाअल्लाह आइन मोहतरम होगा, कोई जर्नल मोहतरम नहीं होगा और हम इंशाअल्लाह कौम को आगे ले जाएंगे। मईशत भी ठीक हो जाएगी और माश भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये थोड़ी देर पहले भी आपने कहा कि अभी तो हम एक इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर हम चल पड़े और वहां पे पहुंच गए तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर कितने इस्तीफे मांगेंगे आप? 3। ये 3 से मुराद जर्नैल 2 अंदलीब अब्बास साहब, ये आप गुफ्तगू सुन रही हैं? मैं और आगे से वो नहीं, जरा सब्र करो, उसमें भी हर मोड़ पे आपको इमरान खान की एक वीडियो बताऊंगा ना। ये उन लोगों से हम मांगेंगे जिनके बारे में इमरान ने कहा था कि 20,000 लोग जमा करो, तो इनकी आगे लफ्ज़ ज़रा मुश्किल हो जाए। जरा मैं शरीफ आदमी हूँ, तो उनका वो वक्त आ गया है। इसलिए मौलाना साहब ने ये कहा है कि वो हमें कहते हैं कि हमें कुछ ना कहो और इमरान से आप हिसाब किताब मांगो। अंदलीब अब्बास साहब, हमारा भी ये ख्याल है कि इमरान लोगों क्या ये अंदलीब बाजी क्या जवाब देंगी? ये लोग मजलूम काबिल तरस हैं। हमारा वोट चोरी हो गए, हम चोर के गिरबान में हाथ डालेंगे, मंसूर कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके बाद तो चोरी का माल पकड़ा हुआ है, बस सिर्फ इनके तो ये गुनाह है। अच्छा, ये जब हम इनको पकड़ेंगे ये बता देंगे कि वो चोर है, हम अपना चोर पकड़ेंगे और ये कौम 70 साल के बाद आजाद हो जाएगी। उनको जवाब देने का मौका तो मेरे ख्याल में देना चाहिए ना। दलीप साहबा, मैं किस तरह डिकोड करूं इस सारी स्टेटमेंट को जो थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब ने दी है और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो दिया, आप किस तरह देख रही हैं स्टेटमेंट को? शुक्रिया मंसूर। मौलाना साहब का तो वो हाल है ना कि इनके अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च हो गया। तो जब इनके अपने रैंक्स के अंदर इनके अपने साथियों ने कहा है कि जी ये ज़ाती मफाद के लिए निकले हैं और
अपने जो साथी हैं जो 50 साल के 60 साल के, वो कह रहे हैं कि जी ये सारा अपने आप को बचाने के लिए है, इसमें कोई मुल्क का फायदा नहीं है। और वो इस पूरे मार्च के ऊपर उन्होंने वो बयानिया लिया है जो इनके अपने लोग जो है दाएं और बाएं, वो इनको कह रहे हैं कि जी ये बड़ा कोशिश कर रहे थे कि इनका कोई सेटलमेंट हो जाए। तो ये जुमला जो आपने अभी उनका सुनवाया है कि जी हमें उन्होंने कह दिया कि आपस का मामला आपस में सॉल्व करें, तो मुझे लगता है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वहां से जाके कोई रिलीफ मिले, और इनको वहां से हो गई है टाटा। तो इनकी हो गई है खुदा हाफिज। तो अब ये बैठे हुए हैं डेस्परेशन में, टू वो बर्ड्स ऑफ सिमिलर फ्लॉक जो होते हैं ना, मरियम और ये मरियम, नवाज शरीफ और मौलाना साहब, ये बिल्कुल वो जो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी है जो बाहर बैठे हुए हैं। इनका एक कॉमन एजेंडा है पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, पीडीएम, और उसके तहत वो चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग इनको छोड़ते रहेंगे। वो होता है ना कि काफिला चलता रहा और सबने छोड़ दिया। पहले आपने लाहौर में देखा कि लाहौर का जो रेफरेंडम था, आर या पार, बकौल मरियम और बकौल इन सबके, आर या पार रेफरेंडम है, उसमें पार कर दिया, रिजेक्टेड का ठप्पा लगा दिया। लॉरियों ने जितनी मेरे ख्याल है बेइज्जती की है इनकी, शायद ही को कर सके। उसके बाद वो रेंट धरना करने, रेंट जलसा करने मर्दान पहुंची। वह आपने देख लिया कि वहां तो बहुत ही पैथेटिक था, और उस पे बैठ के मौलाना और वो डेस्परेशन के अंदर अब जो है, क्योंकि उनको पता है कि अपनी पार्टी के अंदर जो आपने सवाल किए, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल थे वो यही थे कि मरियम को खुद नहीं पता वो क्या कह रही है, मौलाना को खुद नहीं पता वो क्या कह रही है। मरियम कह रही है कि नहीं इस्तीफे भी देंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये इस्तीफे भी देंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफे भी देंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त उनका जो जहनी दबाव है और उनका जो जिसको कहते हैं बंद गली के अलावा एक बंद सड़क भी है और एक बंद वो कमरे में जा रही है, जो कि ऑब्वियसली जो वो कन्विक्टेड भी हैं, उन पे सारे जो है केसेस में वो बेल पे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बंद कमरे में वापस जाना है। मैं जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की पलविशा साहबा, दो तीन चीजों के जरा जवाब दे दीजिए। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज रैली में मौजूद नहीं थे, और दूसरी बात ये मुफ्ती साहब ये जो भी थोड़ी देर पहले फरमा रहे हैं कि एक इस्तीफा दो वरना फिर हम 3 लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही सोचती है? बहुत शुक्रिया मंसूर। मैं आपके सवालात गौर से सुन रही थी और वो क्या आपके सब सवाल करने का, लेकिन एक सवाल 18वां शायद होना चाहिए, और सबसे अहम सवाल ये है कि जब एक वजीर आजम, एक पार्टी का सरबराह, एक वो शख्स जिसने इस जगह पहुंचने के लिए ऐसा कोई रास्ता और हरबा और ऐसी कोई राह नहीं थी कि जिसपे वो नहीं चले, वो जब खड़े होकर कह देता है और इतराफे जुर्म कर लेता है कि मुझे कुछ पता नहीं था, ये 21-22 करोड़ लोगों का मुल्क है, जब वो ये इतराफ कर लेता है तो क्या उसके हाथ 21-22 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले, उनके रोजगार के फैसले, इस मुल्क के हसास तरीन फैसले, इस मुल्क के दिफाई फैसले, इस मुल्क की मईशत के फैसले उसके हाथ में रहने चाहिए? क्या उसको ये हक हासिल है कि फिर वो एक दिन भी इस मुल्क में हुकूमत करे? क्या ये मुल्क तजर्बागाह है? क्या तजर्बागाह के भी असूल होते हैं? 2.5 साल कोई तजर्बा जो है वो नहीं चलता, और अगर वो तजर्बा है वो फ्लॉप हो जाए तो और एतराफ हो जाए, तो उसके बाद क्या आपकी, मेरी, बाकी 21-22 करोड़ लोगों की ये किस्मत यही लिखी जा चुकी है कि अगले 2.5 साल भी उन पे तजर्बे किए जाएं? पलविशा साहबा, मैंने ना इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल से कल एक्चुअली अपने प्रोग्राम में बात कर ली है। अब इफ यू कैन प्लीज कम बैक टू द क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था, बिलावल साहब क्यों नहीं थे, और ये जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं एक दे दें वरना फिर 3 लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही सोचती है? देखिए, मैं आपकी सवालात में ऐसी बहुत सी और बातें थी जिसमें यही अंदेशा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पीडीएम के अंदर फूट पड़ गई, मौलाना साहब की जमात टूट गई और एक दूसरे के बयानिए से मुख्तलिफ है, ऐसा कुछ भी नहीं। बात यह है कि जब दाना डाला जाता है ना, तो चंद पंछी वो होते हैं जो दाना चुग लेते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो जाल में नहीं फंसते। तो जो फंस गए हैं, जिन्होंने दाना चुग लिया है, वो जाने और उनका बयानिया, लेकिन 2-3 लोगों के या 10-20 लोगों के कुछ कहने से एक बड़ी तहरीक या इतनी सारी जमातों के अंदर, और सारा बयानिया अगर यही है कि किसी तरह झगड़ा हो जाए, यानी किसी तरह ये आपस में लड़ पड़े। मैं दोबारा पलविशा साहब, माय क्वेश्चन अगेन रिमेन्स,
क्या मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी भी साथ है कि या एक इस्तीफा दें या हम 3 लेंगे? देखिए, ये तो जब वहां के लिए चलेंगे और वहां के लिए चलने के बाद जो भी लाएअमल होगा, उसमें जो बातें होंगी उसमें बात कर ली जाएगी। इस वक्त मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जिससे जुर्म का इर्तिकाब हुआ है वो है जिसने कल इतराफ भी कर लिया है कि मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया। यानी ये यू नो दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी मैं ये जो सवालात में कर रहा था उसकी ये वजह है कि JUIFA, मैं एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी, JUIFA हैज अ डिफरेंट मोटिव, आप लोगों का मोटिव डिफरेंट है। आप फरमा रही हैं हम जब चलेंगे तब डिसाइड करेंगे, मुफ्ती साहब ने तो यहां पे कर दिया ऐलान। तो ये बहुत कमजोर बात है। अगर सारा बयानिया ये है कि आपस में, अगर सारा आर्ग्यूमेंट ये है कि इनका किसी तरह आपस में झगड़ा हो जाएगा, ये तमाम सवाल जो आपने किए हैं, मैं 17 हैं कि पता नहीं 16, मुझे याद नहीं, आपने जितने 17 बहुत दफा डिस्कस हो चुके हैं, ये इसमें से एक इसके सवाल जवाब नहीं मिल रहे ना, इसके जवाब नहीं मिल रहे पलूशा साहबा। कई दफा ये सवाल सुने और डिस्कस किए, लेकिन आज तक तो झगड़ा नहीं हुआ। चलो ठीक, मैं झगड़े की तो दैट्स नॉट माय जॉब। माइजा साहब आप मुझे बता दीजिए, ये जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं एक इस्तीफा दे वरना हम 3 लेंगे, मुस्लिम इम्यून भी ये सोचती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि हम लोग तो शुरू से PDM ने जो हमने इनिशिएट किया सारा 11 पार्टीज का जो ये एजेंडा है, इसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से सारी पार्टीज की ओपिनियन लेके डिस्कस करके इम्प्लीमेंट किया। अब ये और बात है कि मीडिया और जो है थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा है और कह रहा है कि हमें अभी बता दें सब कुछ, अभी सब प्लान ऑफ एक्शन बता दें। प्लान ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले आप लोग कह रहे थे शायद PDM एक 11 पार्टीज की जो है वो जॉइंट फोर्स नहीं बनेगी, वो बन गई। उसके बाद इन्होंने आपस में जो है ये डेमोक्रेटिकली जो है बात नहीं करेंगे, एक बंदा डिसीजन लेगा और वो सारा चलेगा। जितनी भी जमातें हैं, अब आप जो जिस तरह मुझे लेके जा रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब ये मैं आपको बता रही हूँ ना, तो सेकंड प्रोसेस ये था कि हम जलसे करेंगे, थर्ड प्रोसेस ये था कि हम रैलीज करेंगे। ये सारा काम जो है हम कर रहे हैं। अंदलीब साहबा कह रही हैं लाहौर में कोई जलसे में कोई नहीं था, अवाम जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। तो जो महंगाई हुई है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो नाअहली जो है हम लोग देख रहे हैं हुकूमत की, उसको जो है हम क्या कहें। जो मरियम नवाज साहिबा जब बाहर आती हैं और जब लोग सामने आते हैं, जो वो आवाम की तर्जुमानी करती हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, ये सारे इश्यूज जब आते हैं तो ये इनको नजर नहीं आते। और फिर वो कह रही हैं कि मरियम साहिबा की ज़हनी हालत खराब है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो उसकी ज़हनी हालत खराब नहीं होगी, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो ये कह रहा है कि मैं जो है अभी आया हूं, मुझे अभी आके समझ आई है इस मुल्क की कैसे चलाना है। मेरी टीम मेंबर्स जो थे, इन्होंने जो 20-30 टीम मेंबर्स जो पहले कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि ये मेरी बेस्ट टीम है, ये इकोनॉमी रन करेगी, ये फॉरेन पॉलिसी रन करेगी, वो सब जो है वो फेल हो गई है। एंड अब जो है बात ये है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेजिक बात है ना मंसूर, वो बात ये है कि ये सारा को जो मलबा है ना, ये अवाम पे सारा मलबा अवाम पे गिर रहा है, और वो जो अवाम पे मलबा गिर रहा है उसकी तर्जुमानी PDM कर रही है। PDM में कितनी जमातें? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया, मैंने इतना मैं कह रहा हूं PDM में कितनी जमातें? जितनी भी जमातें हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लेके जाए जो है इनकी सीट से बाहर निकाल लेंगी। मैं आपकी बात दुरुस्त, मैं दोबारा वही सवाल मैंने तो आपको जवाब दे दिए। PDM में कितनी जमातें? जितनी भी जमातें हैं मैंने आपको कहा है ना, वो सारी प्राइम मिनिस्टर को इनकी सीट से उतार के लेके जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं दोबारा सवाल, मैं फिर भी आपको यही जवाब दूंगी। PDM में कितनी जमातें? जितनी भी जमातें। आपको नहीं पता कितनी जमातें? मुझे एग्जैक्टली पता है कितनी जमातें। बताइए कितनी जमातें? मैं आपको एग्जाम तो दे ही नहीं रही। नहीं, मैं आपसे, आपका इत्तेहाद चल रहा है इस वक्त, आप हुकूमत। देखिए मेरी बात सुने, इत्तेहाद चल रहा है, हमें आपको बता दिया कि हमारा बयानिया क्या है, मैंने आपको बता दिया हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमारा क्या, हमने आपको बता दिया पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारी डेमोक्रेटिक रहती है। आपको उससे क्या कंसर्न, कितनी है कितनी नहीं? This is what I'm saying. I am saying no, we are not confused. What media wants is कि हम लोग आपको बता दें कि हमारा हम जो है, हम कल जाके इस्तीफे लेने जा रहे हैं। आप कल दें, परसों दें, माइजा साहबा, मैंने तो सिंपल एक सवाल है, मैंने आपको सादा जवाब दे दिया कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है। मैंने प्लान ऑफ एक्शन तो पूछा ही नहीं, मैंने ये भी नहीं पूछा आप इस्तीफा कर देंगे, मैंने तो सिर्फ पूछा है PDM में कितनी जमातें हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। नहीं, आपसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका जवाब दे दिया कि हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है या जो हम चाह रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, मुझे आपने जवाब नहीं देना। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप बता दीजिए PDM में कितनी जमातें हैं?
11। नाम बताइए 11 के। तसल्ली हो गई है? सर नहीं है, 11 नहीं है, बता दें नाम। 11 नहीं है वैसे। नहीं, इसकी ये इम्तिहान लेने की जरूरत है। सर मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ। लाजमी पोजीशन को जलील करना है। मैं मुफ्ती साहब जलील करने वाली बड़ी मजबूरी है आपकी। मुफ्ती साहब इसमें जलील करने वाली क्या बात है? ये क्यों पूछ रहे हो? फॉरवर्ड सवाल कर रहा हूँ। मैं कोई स्टूडेंट हूँ आपका, क्या आप पूछ रहे हैं कि ये सबक कैसा है? मुफ्ती साहब नहीं मंसूर, देखो आपको मैं मुफ्ती साहब फॉरवर्ड सवाल कर रहा हूँ कि मुझे बता दें पीडीएम में कितनी जमात? एक सवाल जरा उधर भी कर लो ना, नहीं नौकरी खराब होती यार, खुदा के लिए सच बोलो। आज तो वैसे भी इसका सालगिरह है एक्सप्रेस वालों का, और सच्चाई आप उसके लंबरदार हैं। आप मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपसे तो सवाल करता हूँ यार, सच बोला करो ना हुकूमत के खिलाफ। मैंने इसमें क्या गलत सवाल किया? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि ये बता दीजिए पीडीएम में कितनी जमातें हैं, बस ये मैंने पूछा है। उसमें क्या गलत? गैर जरूरी सवाल है मंसूर। आप संजीदा आदमी हो, संजीदा जगह पे बैठो, ऐसी बात करो कौम को फायदा हो जाए। सर फायदा देखें, मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सारे आपस में इतना कंफ्यूज हैं। अगर आपने ये सवाल करना है ना, जवाब क्या देना? कि रैली में आपका मुंह किधर था, आपके कपड़े कैसे थे, सर मैंने आपकी गाड़ी कौन सी थी, आपकी पार्टी कितनी थी, ये अगर आप ये सवाल करें, हमने तमाम जमहूरी कुव्वतों को जमा कर दिया है। सर वो कितनी है? वो सब वो लोग हैं जो बूट को सलाम करते हैं। मुफ्ती साहब मैंने तो सिर्फ इतना पूछा, वो कितनी है वो जमहूरी ताकतें, मुझे सिर्फ नाम बता दें। ना ये गलत सवाल है ना मंसूर, आप संजीदा आदमी हो, क्यों अगर संजीदा सवाल कर रहे हो? ये गलत सवाल है, बिल्कुल गलत है। आप सवालों की वो जरा करें, मेहनत करें, आप जरा मुताला करें, अच्छे सवाल लाएं और हम आपको जवाब दें, हमको फायदा हो जाए। अब ये कोई सवाल है कि इस पार्टी कितनी है, 10 हैं या 11 हैं? सर आपको यही नहीं पता, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप में से माइजा साहबा को भी नहीं पता कितनी जमातें हैं, आपको भी नहीं पता कितनी। पलविशा साहब आपको सारों को पता है 10 पार्टी का, हम क्यों कह रहे हैं? कौन हमारे साथ है, आप गिनो, पता है हर एक हिस्से में आकर गिन लो। अच्छा अब आपने देखिए, नहीं मैं देखो ये हमें एग्जाम है, वो तो कहेगा मुझे सीएसएस का एग्जाम नहीं दे रही, हमें पता है हम, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो और है, और हम पार्टी वाला अकेला आता था, उसकी वजह से हम 11 कहते थे, लेकिन ये कि जमातें कितनी, ये सवाल ही नहीं बनता आपका ना। सर ये सवाल बनता है कि आपके साथ खड़ा कौन हुआ है? आपके साथ खड़ा कौन है? ये नहीं एक्चुअली अक्यूजिंग मी के जी आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं इख्तिलाम से बात करना चाहता हूं, इससे आप गलत फायदा ना उठाएं। क्या आप दोबारा बोलिए मुफ्ती साहब, सॉरी मैं सुन नहीं सका। मैंने कहा कि आई एम सॉरी, इस तरह सवालात करेंगे, हम आपसे एहतराम में बात करना चाहते हैं, आप इससे गलत फायदा ना उठाएं। अच्छा चले, आपकी मर्जी है। अच्छा वो मैंने पलविशा साहब एक सवाल रह गया था, वो ये था कि बिलावल भुट्टो साहब आज रैली में नहीं तशरीफ लाए, उसकी क्या वजह थी? सवाल सारा इधर ही आ रहे, उधर नहीं जा रहे। सर मेरे ख्याल में 3 पैनलिस्ट बैठे हुए पीडीएम के यहाँ पे, तो मैं उनसे, मैं या तो फिर आप तीनों से नहीं करता, सिर्फ अंदलीब अब्बास साहब, मेरे ख्याल में मैं आपका 1-on-1 आपके साथ शो शुरू कर देता हूँ। मुफ्ती साहब प्लीज बी फेयर अबाउट इट। 3 लोग बैठे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, आपका इख्तियार है। फिर मैं एक आपसे करूं सवाल, एक तरीके इंसाफ से करूं, फिर एक आपसे करूं, फिर 3 तरीके इंसाफ से करूं, इस तरह चलो कर लूं। जैसे भी आप करो, लेकिन जो जिस जगह आप बैठे हो आपने उसका एहसास तो करना होगा। सर मैं अजीब वैसे बात कर रहे हैं आप, मुझे मेरा शो खुद ही कंडक्ट करने दे, आपकी मेहरबानी। पलविशा साहबा, बिलावल भुट्टो साहब नहीं तशरीफ लाया आज? हाँ जी, कोई मसरूफियत होगी तो नहीं है इससे, और दूसरी बात ये क्योंकि आने ना आने में से इतने मतलब जो है वो ढूंढना मेरे ख्याल में फजूल बात है, क्योंकि आए या ना आए साथ हैं, तो अगर एक जगह नहीं आए तो अगली जगह होंगे, इसमें ऐसी क्या बात है, हमारी पार्टी वहां थी। और दूसरी बात ये है मंसूर के एक सवाल ये भी कर लें कि ये जो एक कॉमेडी थिएटर है इसमें कितनी खराब, मैं आपसे पूछती हूँ इस हुकूमत में कितनी खराबी, ये है वो सवाल। उसमें कितनी खराबियां आप फरमा रही हैं? कितने इस निजाम में क्या खराबियां जो लागू किया गया, अच्छा खराबियां क्या नहीं हुआ पूछें। दूसरी बात यह है कि ये चूंकि बड़ा आपका शो एक अच्छा शो है, देखा जाता है, इसकी बड़ी व्यूअरशिप है पाकिस्तान, तो आपका जो स्क्रीन टाइम है बड़ा कीमती है, तो बेहतर ये है कि हम उसको उसी तरह इस्तेमाल करें। एक्चुअली आई एम एक्चुअली सरप्राइज के ऑपोजिशन के रहनुमा मुझे फरमा रहे हैं कि आप हमसे सवाल ना करें, आप तरीके इंसाफ से करें, आप उनको एक टाइम दें, ठीक है? अंदलीब साहबा मेरे ख्याल में आई एम बीइंग अनफेयर टू यू। नहीं ये नहीं कहा, ये गलत तर्जुमा है। अच्छा ये भी नहीं जी सवाल आप कर चुके, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका ये जो वक्त है हमारे, इस पे हम कोई मीनिंगफुल डिस्कशन की तरफ जाए ना, आप कितनी जमात नहीं है, ये बातें जो है आपकी बड़ा अच्छा शो होता है, उसमें से ये वक्त जो हमारा ज्यादा होगा। मैं आपको सिर्फ ठीक है नाज़रीन, मैं मेरे ख्याल में एक ले लेता हूं क्योंकि शायद मेरे सवालों के अंदर जान नहीं थी।
تو میں جان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ناراض ہو گئے مفتی صاحب بھی اور اس سلسلے میں مائزہ صاحبہ بھی کچھ ناراض ہوگی کہ آپ سوال ٹھیک نہیں کر رہے. میں بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد کوشش کرتا ہوں تو بہتر سوال کر سکوں. میرے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے میرے سوالوں کے اندر جان نہیں تھی, اب میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے سوالوں کے اندر دوبارہ میں جان لے کر آؤں. اپنے پینلسٹ کے پاس دوبارہ چلتے ہیں. اندلیپ عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اندلیپ عباس صاحبہ, یہ ساری گفتگو جو آپ نے ابھی تک سنی ہے اس کے اندر ایک تنقید جو بار بار اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی ٹیم کی طرف تو دیکھیں, وہ 2 سال کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ٹیم ٹھیک نہیں ملی اور میں جو ٹیم میرے پاس اچھی جس کے وہ دعوے کرتے تھے وہ نہیں کر سکے, اور اب جا کے 2 سال کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میری تیاری بھی نہیں تھی. اس کے بارے میں کیا کہے گی حکومت؟ منصور, اس میں جو اگر آپ پورا وہ کانٹیکس دیکھیں جس میں انہوں نے وہ یہ سپیچ کی تھی تو انہوں نے 2 باتیں کہیں. انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن جو ہے ہمیں کچھ ترامیم کر کے جو بائیڈن آیا تو اس نے آنے سے پہلے اس کو حکومت کے اندر 3 مہینے ملے دیکھنے کے کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں صحیح فگرز نہیں ملتے, اور یہ بھی آپ بھی گواہ ہے کہ جب پہلی دفعہ 2014 میں 4.2 گروتھ ریٹ دکھایا گیا نون لیگ سے تو آئی ایم ایف نے لیٹر لکھا تھا, اور میں آپ کے پروگراموں میں کئی دفعہ لا چکی ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اوور سٹیٹڈ ہے یہ گروتھ ریٹ, تو غلط فگرز دیے گئے. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جو عائشہ غوث پاشا ہے, ان کی فائنانس منسٹر پنجاب کی تھی, ان کے ہسبینڈ جو ہیں حفیظ پاشا جو بہت ریناؤنڈ رائٹر بھی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی گروتھ اینڈ انیکوالٹی جو پچھلے سال شائع ہوئی. 4 سال انہوں نے نون لیگ کے بتایا, اور انہوں نے کہا کہ significantly گروتھ ریٹس ور اوور سٹیٹڈ. ڈیٹ ٹریپ تھا کہ سارے قرضے لے کے اس کو گروتھ دکھایا گیا, نہ انہوں نے اس کو سو کیا نہ کہا کہ یہ غلط ہے. تو یہ سارے فگرز جو آ رہے تھے ہمیں تو آپ کی طرح وہی فگرز ہم دیکھ رہے تھے جو یہ لوگ دے رہے تھے. ہمیں بعد میں جا کے پتا چلا کہ جی یہ جو کانٹریکٹس ہیں, بجلی مہنگی کیوں ہے کیونکہ 20 سال کا انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے ایک فکس کیپیسٹی پہ, چاہے آپ اوپر لیں ایک یونٹ میں بجلی نہ لیں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اندلیپ صاحبہ یہ مائزہ صاحبہ فرما رہی ہیں آپ کو, 20 سال کا یہ مائزہ صاحبہ فرما رہی ہیں دکھائی تھی. obviously جب آپ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو کھود کے اس میں سے نئی چیز جب ملتی ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں گروتھ ریٹ, وہ سارا بیسڈ ہے قرضوں پہ, آپ دکھا رہے ہیں کہ بجلی کے اپنے گھر بنا دیا. یہ تو وہ ہے نا کہ آپ نے ایئر کنڈیشن سارا کچھ کر دیا اور آمدنی آپ کی 40,000 ہے, پر آپ نے سارے ایئر کنڈیشنر لگا دیے. تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نے آ کے جب اندر ان کا سچ دیکھا کہ گروتھ ریٹس اور ان کے فگرز کتنے غلط تھے, تو ہمیں امریکہ والا ماڈل کرنا چاہیے کہ 3 مہینے پہلے آپ کو انسائیڈ دی انفارمیشن جو صحیح انفارمیشن ہے وہ ملنی چاہیے, تاکہ جب آپ آئیں تو آپ اسی صحیح انفارمیشن پہ کام کریں, آپ غلط انفارمیشن پہ نہ کام کریں. ٹھیک ہے, آپ اب مائزہ صاحب اب آپ بات کیجئے. اچھا, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوٹ ان کوٹ ان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم لوگ ان ایکسپیرینس تھے اور ہماری ٹیم بھی ان ایکسپیرینس تھی. اس کا اس چیز سے کیا تعلق اندلیپ صاحبہ سے پوچھیں کہ ان کو جو ہے فگرز غلط کوٹ کیے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے, کیا یہ اپوزیشن کا حصہ نہیں تھے, کیا یہ اسٹینڈنگ آپ لوگ فجنگ کرتے ہیں, میں بتاتی ہوں آپ کو, کیا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا پارٹ نہیں تھے؟ کس کو کون فج کر سکتا ہے جب پارلیمنٹ میں اپوزیشن جو ہے فگرز منگواتی ہے, کون فج کر سکتا ہے؟ اور اگر اتنا ہی ہم فج کر رہے تھے تو اتنی ان کی ایکسپیرینس ٹیم تھی تو اس کو ڈی کوڈ کر لیتے. آج اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی لیٹ ہو گئے, آپ آج جو ہے وہ مائنس میں گروتھ ریٹ جا رہی ہے, آپ ایگزامپل امریکہ کی دے رہے ہیں, فرسٹ جو آپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے. پھر جو ہے آپ forget about all this. یہ اندلیپ صاحبہ جو ہے ہمیں لاسٹ ایک جگہ جو ہے کنفیوز کر دیتی ہیں لوگوں کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو عام عوام ہے اس کو جو ہے جو غریب آدمی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کیا مل رہا ہے مہنگائی کے طور پہ. ان کو انڈے جو ہیں وہ 216 کے ایز آف ناؤ پر یہ جو ہے درجن مل رہے ہیں, اور 300 کی مرغی مل رہی ہے, اب 340 کی ہو گئی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آ کے ٹرکل ڈاؤن کر کے ایک عام آدمی کے کچن میں جاتی ہیں, تو وہ بندہ جو ہے وہ کیا کرے؟ آپ مجھے اندلیپ صاحبہ سے اس کا جواب دیں. یہ ہے ان ایکسپیرینس جس کی وجہ سے, اور گیس کی جو قلت ہے اب سردیوں میں, آپ مجھے یہ بتائیں یہ ان ایکسپیرینس ہے دیٹ اسپیکس لوڈز اباؤٹ
कि who is running the country. अच्छा पलवेशा साहब, ये सारी जो गुफ्तगू, ये जो गैस के हवाले से बात की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली का ये हाल था, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बड़ी मिसालें मौजूद हैं, तो फिर अगर पीपल्स पार्टी को वो मार्जिन दिया जा सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में क्या ग्रोथ रेट ये था जो अभी है, या ये भी अंडरस्टेटेड है और असल ग्रोथ रेट 4-5 के करीब है? ये सवाल का भी जवाब दे दें। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो कुछ हुआ या नून लीग के दौर में जो कुछ हुआ, बात यह है कि रियासत मदीना तो इन्होंने बनानी थी ना, उसका दावा तो ना कभी हमने किया ना कभी किसी और ने किया। तो मैं ये सवाल पूछती हूँ कि जो ये रियासत मदीना बनने जा रही थी, जो 50 लाख जो हैं वो नौकरियां थी शायद, और पता नहीं 1 करोड़ घर थे कि क्या था, 50 लाख घर थे, उनमें से क्या बने? ये सवाल आपका ये होना चाहिए, ये आप पूछिए कि उनमें से सिर्फ बताइए, खुद वजीर आजम साहब का जो घर है, जो उन्होंने अभी नाजायज जो है उसको चेंज किया है 12 लाख रुपए देके, पता नहीं कितने 100, 350, 400 कनाल हैं, कितने हैं, क्या ये फैसिलिटी आपको और मुझे हासिल है? इस रियासत मदीना में कितने गरीबों को फैसिलिटी हासिल थी? इनके दौरे हुकूमत में आने के बाद कितनी छतें गिरी? ये सवाल में आपसे इनसे कर सकते हैं हम। इनके दौरे हुकूमत में आने के बाद कितने लोगों को नौकरियां मिली, सिवाय उनके जो कि इनके अपने बाहर से इंपोर्ट किए हुए थे? अगर किसी को नौकरी मिली तो कितने कितने अरबों का, 100 अरब का हाथ मारा एक स्कैंडल में। मुझे याद है वजीर आजम साहब ने कहा था ये जेब पुतरे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा जेब पुतरा इस मुल्क की तारीख में कोई नहीं आया जिसने एक हाथ मार के 22 करोड़ आवाम की जेबें साफ कर दी। मैं मुफ्ती साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे चलूं। कोई स्कैंडल जो है वो नहीं आता, क्या ये भी अंडरस्टैंडेड? अच्छा, ये सच है? मैं जरा आगे चलूं। मैं मुफ्ती साहब आपके पास आने से पहले जरा अंदलीब साहबा को मौका दे दूं जवाब का, फिर मैं आपके पास आ जाऊं, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, ठीक जी अंदलीब साहबा। जी, ये तजर्बाकार बिल्कुल, ये हमेशा मैं पहले भी कहती रही हूँ, मैं बिल्कुल एडमिट करती हूँ कि इनकी बहुत तजर्बाकार टीम थी। सबसे बड़ा तजर्बा था कि कितना आपने झूठ बोलना है और बार बार बोलना है। आप देखें कि मरियम तो बचपन से कह रही है कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और आप ही ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कह दिया कोई 1 अरब रुपया है, विच इज जस्ट पॉकेट मनी। तो ये तो बचपन से झूठ बोलते आ रहे। इसहाक डार साहब ने बीबीसी के सामने कहा कि मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। जितना इनको तजर्बा है झूठ का, मक्कारी का, फरेब का, कोर्ट ने कहा है, आपको कोर्ट ने कहा है कि जो इश्तिहारी है हमारे 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, वो भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं, कन्विक्टेड हैं, रेफरेंस्ड हैं, चार्ज्ड हैं, चकमा दे के पूरे सिस्टम को भागे हैं, झूठ बोल के भागे हैं। क्या है ये 2 सालों में 2.5 साल तजर्बा है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद जवाब दे दिया कि हमें एक्सपीरियंस है, कुछ पता नहीं। से पूरे खानदानों ने माशाल्लाह 40 साल टीटीओ के जरिए इन्होंने सारे पैसे बाहर रखे और वहां इन्होंने फ्लैट्स बनाए। इनका बहुत तजर्बा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये इनको क्रेडिट मिलता है कि ये 3 दफा आए, 4 दफा आए और इन्होंने वाकई जो रिकॉर्ड कायम किए लूट के, मार के, झूठ के, घसूट के, उसका तजर्बा इनको सलाम पेश करते हैं हम। नंबर 1। नंबर 2, खाकान अब्बासी साहब तो अभी इंटरव्यू में आए हैं, परसों नहीं, मेरे ख्याल 4 दिन पहले। तो उनको जब पूछा गया सारी अवाम के सामने कि खाकान अब्बासी साहब वो 256 बिलियन कहां गए, और वो जो आप लेके गए थे छुपा के अपने प्लेन में और आप बाहर उनको छोड़ के आए हुए इसहाक डार को, उनको वापस भी ले आए, ही हैड नो आंसर। तो ये तो सबके सामने है कि किस तरह से इन्होंने इकोनॉमी को लूटा है और गलत फिगर्स दिखा दिखा के IMF को झूठ बोला। आपको ये भी पता है कि ये जो इनका जो बजट डेफिसिट्स होती थी, रिफंड्स जो करते थे, हम आए तो पता चला 80 बिलियन रिफंड ही नहीं किया हुआ एक्सपोर्टर्स का। अच्छा, वैसे अंदलीब साहबा एक जल्दी से सवाल, जल्दी से सवाल वो ये है कि जब आप लोग आए थे उस वक्त सर्कुलर डेट कितना था? 900 अरब। सर्कुलर डेट तो बिल्कुल, मैं इस पे भी आप सुन लें,
آپ کو پتا ہے میں پہلے بتا دیں کہ کتنا تھا کانٹریکٹ پہلے بتا تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کتنا تھا اگر آپ ایک گھر بنا دیں آپ کی آمدنی 40,000 ہے اور اس پہ آپ قرضے لے کے اس پہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن 4 کروڑ کا گھر بنا دیں اور پھر آپ کو کہیں کہ جی ہم نے سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دیا. انہوں نے 20 سال مہنگی ترین بجلی کے رکھے. اب آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں کہ جو انہوں نے کانٹریکٹ 20 سال کیا کیا؟ ایک منٹ نہیں بڑی ایک منٹ اندلیپ صاحب ایک منٹ ہولڈ آن سرکولر ڈیٹ ایک منٹ بھی ایک منٹ انہوں نے کانٹریکٹ کیے میں ایک منٹ اندلیپ صاحب ایک منٹ 20 سال کے مہنگی بجلی کے انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہوئے. اب ہم وہ کانٹریکٹ توڑ نہیں سکتے یا ہم عوام پہ پاس کر سکتے ہیں یا اپنے اوپر رکھ کے اس کو قرضہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ تو سب سے بڑا ظلم کر کے گئے ہیں. یہ ظلم کر کے گئے ہیں. میں ایک بریک لینی ہے میں نے. انہوں نے پوچھے 400 ارب کا ڈاکہ 400 چینی کا ڈاکہ تھا کس نے ڈالا ہے؟ میں بریک کے بعد ناظرین یہی سوال کرتے ہیں اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جناب عمران خان صاحب کی کرپشن آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ جو آپ کے لیفٹ اور رائٹ پارٹیاں کھڑی ہیں ان کی کرپشن کیوں نہیں نظر آتی؟ مزید بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اندلیپ عباس صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب ایکسپیرینس کی جہاں بات آتی ہے, تجربے کی جہاں پہ بات آتی ہے تو وہ واقعی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ہے, لیکن وہ تجربہ ہے کرپشن کے حوالے سے. مفتی کفایت اللہ صاحب, وہ کرپشن آپ کو اپنی ساتھ جو کھڑی ہیں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اس میں کیوں نہیں نظر آتی؟ ساری آپ کو برائیاں جو ہے عمران خان صاحب میں کیوں نظر آتی ہیں؟ منصور, ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ اس جرم کو جرم کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا, اس میں اور چیزیں ملا لی جاتی ہیں. اچھا, اگر آپ جرم کو جرم کی حیثیت سے دیکھیں اور کرپشن ختم کرنے میں آپ مخلص ہوں تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بتا دیا جائے کہ چوروں کی فہرست تیار کرو. سب سے بڑے چور کو پہلے نمبر پہ رکھو, نمبر 2 کو دوسرے پر, اور اس فہرست کے اندر کسی کی سفارش نہ ہو, یہ بالکل میرٹ پر ہو. اور پھر آپ بے رحم حساب کریں, فری اینڈ فیئر, اور آپ پہلے چور کو پکڑیں, پھر 2 کو پکڑیں, پھر 3 کو پکڑیں, پھر 4 کو پکڑیں, اور اس کا سیاسی موسم سے بھی کوئی تعلق نہ ہو. وہ اگر وزیر اعظم ہو تو بھی اس کے پاس نیب جائے, اور وہ جیل میں ہو تو بھی جائے, اس طرح. لیکن کیا کیا جائے, اگر آپ ٹاپ 10 کے اندر 5ویں کو پکڑتے ہو, 6ٹھے کو پکڑتے ہو اور 1 کو کچھ نہیں کہہ دیں, تو پھر آپ کے لیے ایک سوال تو ہے نا. یہاں تو آپ معاف کیجئے 220 کے بعد 221 والے کو پکڑا جاتا ہے, اور 220 جو ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہ چوری یہ صرف وقت تلخانے کے لیے ایک بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں بتایا گیا کہ بے نظیر صاحب کی حکومت کے اندر چوری ہو گئی, اس کو توڑو. حکومت ٹوٹ گئی, چوری نہیں گئی. پھر کہا جی نواز شریف کی حکومت کو توڑو, 2 دفعہ 3 دفعہ, تو حکومتیں چلی گئی, چوری نہیں. اب حاجی صاحب آئے, حاجی صاحب کہ یہ تو چور ہیں, آپ مجھے حکومت دو. تو حاجی صاحب نے چوری کو زینہ بنایا ہے حکومت کو لینے کے لیے, اور انہوں نے جو پچھلی حکومتوں کو توڑا ہے وہ زینہ سبب بنایا ہے حکومتوں کو توڑنے کے لیے. جب آپ کی چوری حکومت کو بنتے اور ٹوٹتے ہوئے اس کے لیے استعمال ہوگی, پھر سوال یہ نشان ہوگا. بے رحم احتساب اس قوم کا تقاضا ہے, خدا کے لیے اس کے اندر سنجیدہ ہو جائے. لیکن مفتی صاحب سوال تو سن لیجئے نا, یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں, JUFA یہ کہہ رہی ہے کہ جی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, عمران خان صاحب بڑی کرپشن کر رہے ہیں. تو لوگ تو سوال کریں گے نا, اچھا جی یہ کر رہے ہیں, آپ بتا دیجئے آپ جب آئیں گے تب تو نہیں ہوگی. تو مفتی صاحب کم از کم آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جی میں یہ کہتا ہوں, مفتی کفایت اللہ یہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ کرپٹ نہیں ہوگی, آپ دے دیں گارنٹی؟ دیکھیں ہر ایک جماعت کا ایجنڈا سامنے ہے نا. ہمارا دور دیکھ لیا جائے, ہم یہاں سے پاکستان کے قیام کے بعد سے ہیں, اور ہمارا دامن الحمدللہ صاف ہے. تو ہم ایک ماڈل کے طور پر تو ہے نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ کرپشن نہیں ہوگی, اور یہ ہمارے منشور میں لکھا ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ماڈل کے طور پر لے لیا جائے, لیکن کیا کیا جائے, یا ہمیں بھی وہ گالیاں پڑتی ہیں جو ہم نے گناہ نہ کر تو گناہ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں. اب مثال میں دیتا ہوں نا کہ مولانا صاحب کا نام یہ رکھے ڈیزل ڈیزل ڈیزل, اور عمران کا کوئی جلسہ اس گالی کے بغیر نہیں ہوتا تھا, وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اور پہلے بھی. ان کی پہلی بھی حکومت تھی, آج بھی ہم پوچھ رہے گئے اور ڈیزل کا معاملہ کیا تھا. اب ڈیزل کا معاملہ سامنے نہیں لانا, صرف
एक ईमानदार आदमी को, शरीफ आदमी को ये पूछ लेते हैं सर, ये अच्छा किया तो जब आप इस मैं अभी तरह पूछ के लेते, ये इनसे पूछ तो लेते माफ सर, कीजिए, ये आपके साथ बैठी हुई अभी पूछ लेते। बल्कि अंदलीब साहब आप लोग क्यों कहते हैं चोरी को अलग रखो, मंसूर सियासत पूछ को रहे हैं अलग रखो, इन दोनों को साथ में मिलाओ तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना हम यूं ही ये चूरन बेचेंगे, फायदा कुछ सर ये बैठी है ना भी जवाब दे। अंदलीब साहब आप लोग क्यों इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं जब कोई बात नहीं है, बिलावजह आप लोग डीजल डीजल कहते हैं? देखिए मैं तो ये सामने देख रही हूं, मेरे ये लिखे हुए हैं 8 घर, 6 प्लाजे, माशाअल्लाह, एक जमीन है 505 कनाल्स, एक है 714 कनाल, एक है 124 कनाल, एक है 302 कनाल। ये सिर्फ मैं ऊपर वाला पढ़ रही हूं। सिर्फ ये सवाल है कि ये आए कहां से पूछो, ये किसके नाम पर है? ये आए कहां से हैं? नहीं, ये नाम किसका है? जरिया माश ये लिखा हुआ है। अगर ये अंतलीब बता दे कि ये फजलुर रहमान बिन मुफ्ती महमूद के नाम पर है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हें ड्रामा बनाया, वो फ्रंट मैन है, वो फ्रंट मैन है, इसके नाम पर निकालो। मैं दावा करता हूँ मंसूर कि मौलाना फजलुर रहमान की तरह ज्यादा ईमानदार कोई सियासी पार्लियामेंटेरियन नहीं होगा। अंदलीब जाहिर है, क्या ये मौलाना फजलुर रहमान हमारे ऊपर पकड़ो ना भाई, जरूरत करो, पकड़ो। अंदलीब साहब क्या ये मौलाना फजलुर रहमान के नाम है? गुजारा करते। अंदलीब साहब क्या ये मौलाना फजलुर रहमान के नाम? मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान का जवाब तो देने देना ईमानदार उनको, जवाब तो देने दें। बताइए अंदलीब साहब जी, ये जो दो घर हैं और किसके नाम पर है? ये मैं यही बता रही हूँ, मुझे जो मेरे सामने ये लिखा हुआ है लिख कर दिया या ISPR ने उसको? जी बिल्कुल, ये नैब के ISPR ने लिख कर दिया है। अरे नहीं यार, अंदलीब अब्बास साहब, अमीर साहब, पुनिशा खान साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। नाज़रीन अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।